15 अगस्त के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया था, आइए उसका मूल्यांकन करते हैं। भाषण में उन्होंने कहा था, हर घर नल जल योजना धरातल पर कार्य कर रही है और ये बात सही भी है। इस योजना का लाभ वास्तविक लाभार्थियों को हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और निश्चित तौर पर इसके लिए वर्तमान सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए। उन्होंने भाषण के दौरान एक सेकुलर सिविल कोड के लाने का जिक्र किया और मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं और ये मानता हूं कि सेकुलर सिविल कोड जल्द से जल्द लाया जाए, क्योंकि यह देश एकता में अनेकता वाला देश है। सभी धर्मों को बराबर अधिकार होने चाहिए। किसी विशेष धर्म को विशेष अधिकार देने की ना ही अनुमति होनी चाहिए और ना ही ऐसी कोई मंशा होनी चाहिए। तो मैं सेकुलर सिविल कोड का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। भाषण में सेना को लेकर उसके शौर्य की गाथा भी गाई गई है और हमें ऐसा करना भी चाहिए। सेना हमारी शौर्य थी, है और आगे भी रहेगी। हमें सेना पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए और अगर कोई राजनीतिक पार्टी सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है तो निश्चित रूप से वो देशद्रोही ही साबित होनी चाहिए। भाषण में उन्होंने यह भी कहा था कि बिजली ग्रामीण के अंतिम छोर तक पहुंची है और ये बात हकीकत भी है। आज से कुछ साल पहले बिजली को लेकर तकिया कलाम था, लाइट आ गई, लाइट चली गई, पर वर्तमान स्थिति में मैं कह सकता हूं कि बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में भी 16 से 18 घंटे आपूर्ति की जा रही है। तो मैं कह सकता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों तक बिजली की आपूर्ति होने से किसानों को फायदा हो रहा है। और इस बिजली आपूर्ति का दूसरा पहलू यह है कि यह बिजली जीवाश्म ईंधन की अपेक्षा नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में उत्पादित की जा रही है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, यह अचानक से इतने विकसित हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में गजब की छलांग लगाई है और इसका पूरा श्रेय मैं वर्तमान सरकार को देना चाहूंगा। भाषण के ये वो अंश थे जिसमें मोदी जी ने जो भी बातें बोली है वो बातें मुझे धरातल पर बिल्कुल सही होती प्रतीत हो रही हैं। पर भाषण का दूसरा अंश यह भी है जिसको सुनकर ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी एक नहीं है, यानी जो वो बात बोल रहे हैं वैसा धरातल पर होता हुआ दिख नहीं रहा है। आइए भाषण के उन अंशों को सुनते हैं और उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। पहला भाषण सुनिए आप। और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है, लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे दोहरा चरित्र देखने को मिलता है। आप उठाकर देखिए 2014 से लेकर 2024 तक रेप की घटनाएं भारत में घट नहीं रही हैं, निरंतर बढ़ती जा रही हैं। शोषण की घटनाएं भारत में घट नहीं रही हैं, निरंतर बढ़ती जा रही हैं। और प्रधानमंत्री जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि चिंतित हैं वो महिलाओं की इस दुर्दशा को लेकर। पर क्या प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उन्हीं के पार्टी के कुछ छर्रे जिन्होंने बीएचयू में रेप कांड किया था, रेप करने के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश में जाकर प्रचार किया था, क्या प्रधानमंत्री इस बात को लेकर अनभिज्ञ थे? अगर अनभिज्ञ थे तो सूचना पहुंचाने वाली गुप्तचर संस्थाएं, ये पुलिस विभाग किस काम का है? फिर इसको रिटायर कर देना चाहिए। और अगर सूचना प्रधानमंत्री जी तक पहुंची थी तो फिर वैसी तत्काल कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या इनको इसलिए छोड़ दिया गया था या इनके लिए इसलिए रियायत कर दी गई थी कि ये बीजेपी के कुर्गे थे, ये बीजेपी की आईटी सेल संभाला करते थे और ये छोटे मोटे लोग नहीं थे? इनकी पहुंच बड़े बड़े नेताओं तक थी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी सीधे मिलने की इनके पास अपॉर्चुनिटी थी। प्रधानमंत्री के पास आप इतनी आसानी से नहीं जा सकते हो। तो जब प्रधानमंत्री जी ये बोलते हैं कि हम महिलाओं को लेकर बहुत ही चिंतित हैं, तब ऐसे चलचित्र मन को विचलित कर देते हैं। जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि महिलाओं को लेकर बहुत चिंतित हैं और यह सुनने में आता है कि इस बलात्कारी का प्रचार लोकसभा चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था, तब लगता है कि प्रधानमंत्री जी दोहरे चरित्र के व्यक्ति हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी का कथनी और करनी एक नहीं है। इन सब कर्मों को देखकर भाषण के कुछ अंश ऐसे हैं जो वो बोल रहे हैं कि महिलाओं के लिए बहुत चिंतित हैं, मुझे यकीन नहीं होता है कि वो सच में महिलाओं के लिए चिंतित हैं। उन्हीं के बीजेपी का एक विधायक उन्नाव केस रेप में फंसा था और इसका बाल बांका भी नहीं हो पाया, फिर भी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं बहुत चिंतित हूं महिलाओं की कंडीशन को लेकर, तो मुझे बहुत हंसी आती है। प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि महिलाओं की स्थिति को लेकर चिंतित हूं और उनके ही किसी सांसद के ऊपर यह आरोप लगता है पहलवानों के द्वारा कि इसने मेरा शोषण किया है और वो
पहलवान आंदोलन पर बैठते हैं, आपके घर के सामने बैठते हैं, पीएम हाउस के सामने, वो अपना मेडल वापस करते हैं, मिलने की गुहार करते हैं, आप सिंगल ट्वीट नहीं करते हो, उनसे मिलने भी नहीं जाते हो, फिर आप कहते हो कि मैं महिलाओं की स्थिति को लेकर चिंतित हूं, तो मुझे हास्य से ज्यादा कुछ नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि आप जानबूझकर ऐसी बातें बोलते हैं जिससे कि आप मसीहा दिखो, जिससे लगे कि आप पता नहीं कितनी महिलाओं की चिंता कर रहे हो। पर जब आप उस पर कार्रवाई करने की बात आती है, आपकी पार्टी का कोई सगा निकल जाता है, तो आप एक सिंगल ट्वीट भी नहीं करते हो। कार्रवाई तो बहुत बड़ी बात है। ये रीछ जैसा दिखने वाला भालू, यह हरियाणा सरकार के द्वारा पूरी तरह संरक्षित है। इसे कोर्ट ने 12-13 बार पैरोल दी है और यह अपराधी है बलात्कार का, निश्चित रूप से घूमता रहता है। क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? मैं योगी जी से पूछना चाह रहा हूं, इतनी गाड़ियां पलट रही हैं, एक बार इसको भी टेस्ट ड्राइव करवा दो। ऐसे बलात्कारियों के लिए जब तक हम कड़ी प्रावधान नहीं करेंगे, निश्चित रूप से हम आगे नहीं जा पाएंगे। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ये भी कह रहे हैं कि जब बलात्कार होता है तो बहुत खबरें चलती हैं, और जब बलात्कारियों को सजा दी जाती है तो न्यूज में नहीं दिखाया जाता। मैं प्रधानमंत्री जी से बोलना चाह रहा हूं कि आप ब्रॉडकास्ट बिल ला रहे हो, उसमें प्रावधान कर दो कि जिनको सजा दी जाएगी उनको दिखाया जाएगा, मेरा थोड़ा चेहरा नहीं दिखाया जाएगा, मुझे क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। एक बिल में साफ कर दो। पर आप लोगों को ये सुनाना चाह रहे हो कि हम तो बहुत सजा दे रहे हैं, पर वो टीवी में नहीं दिखाया जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके द्वारा की गई कोई कार्रवाई टीवी में ना दिखाई जाए? बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये सरासर झूठ है, मुझे इस बात पर कतई यकीन नहीं है। तो आपकी ये कथनी और करनी मुझे पूरी तरह से अलग दिख रही है। यहाँ आपका मुझे दोहरा चरित्र दिख रहा है। एक तरफ आप मन से खड़े होकर महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हो, और दूसरी तरफ उन्हीं महिलाओं के प्रति जब आपके ही पार्टी के नेताओं के द्वारा दुष्व्यवहार किया जाता है तो आप सिंगल ट्वीट भी नहीं करते हो। कार्रवाई तो बहुत बड़ी बात है। आइए अब भाषण का अगला अंश देखते हैं, जिसका हमें आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है और हमारे प्रधानमंत्री से हमें अपनी शिकायत उन तक दर्ज करानी है। वीडियो सुनिए आप। और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं, ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है, उस परंपरा को मुझे रोकना है। हमारे प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे फिर से उनका दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। फिर से ऐसा लग रहा है कि कथनी और करनी एक नहीं है। लाल किले की प्राचीर से आप कह रहे हो कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ेंगे, और क्या हुआ इन नेताओं का? इन सब भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने की बजाय पार्टी में डाल दिया गया है। खासकर इस व्यक्ति को ध्यान से देखिए। इसके लिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद ही मन से खड़े होकर कहा था कि इसके ऊपर 70,000 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि यह भ्रष्टाचारी है। प्रधानमंत्री से बड़ा कोई गवाह नहीं है और प्रधानमंत्री से बड़ा भारत में कोई पद नहीं है। क्या ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां प्रधानमंत्री को गवाह बनाकर इस व्यक्ति को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में नहीं डाल सकती हैं? पर ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी, आपने ही बोला था कि ये व्यक्ति भ्रष्टाचारी है और आपकी ही पार्टी ने इसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। मैं कैसे मान लूं कि आप भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे? आपका दोहरा चरित्र सामने आ रहा है प्रधानमंत्री जी। आपकी कथनी और करनी एक नहीं है। आप सबसे बड़े गवाह थे, मन से खड़े होकर कहा था कि ये व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, तो क्यों नहीं ईडी और सीबीआई आपकी गवाह को आधार बनाकर इस व्यक्ति को जेल में डाल रही है? भ्रष्टाचार भारत में 2014 के बाद बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। बस आपकी बातें हैं जो लगता है कि भ्रष्टाचार कम हो रहा है और भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हो रही है। भ्रष्टाचारियों पे कोई कार्रवाई नहीं है, उन्हें पूरी तरह से रियायत दी जा रही है। किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, किसी को मंत्री बनाया जा रहा है, किसी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, किसी को उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। इससे ज्यादा भ्रष्टाचारियों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो यह देश अंदर से खोखला होता जाएगा, जैसे हो रहा है। ट्रेन का एक्सीडेंट आए दिन होता है, यह भ्रष्टाचार का सबसे जीता जागता उदाहरण है। ट्रेन का एक्सीडेंट होने का मतलब है कि जो हमने निर्माण किया है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है। या दूसरा कारण ये हो सकता है कि कर्मचारियों की कमी है। अगर कर्मचारियों की कमी है तो भर्ती कीजिए, और भर्ती नहीं कर रहे हो तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि या तो मक्कार है या फिर भ्रष्टाचार है, दो में से एक ही हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से रोडों को धंस जाना भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है। रोडें निरंतर धंसती जा रही हैं। आप ये देखिए कि थोड़ा सा पानी बरसता है तो शहरों की पूरी सड़कें पानी से भर जाती हैं, तो कहीं पानी पानी है और कहीं पानी ही नहीं है। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? याद कीजिए वो सुरंग जिसका उद्घाटन आपने किया था, आज वो पानी से लबालब है। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? याद कीजिए वो एयरपोर्ट जिनकी प्रशंसा आप करते थे, आज वो एक ही झटके में टूट गए। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? याद कीजिए वो पुल जो धड़ाल्ले से गिर रहे हैं, फिर वो चाहे बिहार का हो या गुजरात का हो, इनके ऊपर कितनी कार्रवाई हो गई और इनके लिए जिम्मेदार लोगों को, कितने लोगों को फांसी हो गई है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आपकी कथनी और करनी एक नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पर है। पुल के टूटने से लेकर पेपर लीक होने तक 2014 के बाद सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, भाषण दिए गए हैं कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, पार सर्कल के ले जाओ।
मतलब होम डिलीवरी है। तो जब भ्रष्टाचारियों को अगर पार्टी में शामिल किया जाएगा और जानते हुए कि ये भ्रष्टाचारी है, खासकर प्रधानमंत्री मन से कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है और फिर उसको पार्टी में शामिल कर रहे हो, तो समझ जाना कि पार्टी का उद्देश्य भ्रष्टाचार को खत्म करना नहीं है, केवल चिल्लाना है कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाता, ना पुल गिरते, ना पेपर लीक होता, ना ट्रेन एक्सीडेंट होता, ना रोडें धंसती, ना एयरपोर्ट टूटता। पर चूंकि भ्रष्टाचार है तो ये सब देखने को हमें मिल रहा है और आगे भी भविष्य में देखने को मिलेगा। आइए अब मोदी जी के अगले भाषण के अंश को सुनते हैं और उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। आज जो 20-25 साल का नौजवान है, जो 10 साल पहले जब 12-15 साल की उम्र का नौजवान था, उसने अपनी आंखों के सामने ये बदलाव देखा है। बिल्कुल सही कह रहे हो मोदी जी, युवाओं ने बदलाव देखा है, पर उन युवाओं के बारे में भी तो सोचो जो 22 साल के थे और एग्जाम में अपियर हुए और जाल में ऐसे फंसे कि 30 साल के कब हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। वो तो बदलाव नहीं देख पाए। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की। 2019 में एग्जाम हुआ, 2024 चल रहा है। 87 और 13% के अभिशाप में ऐसे फंसे हुए हैं बेचारे कि उनका जीवन कहां से कहां पहुंच गया उन्हें पता ही नहीं चला। वो बेचारे जीवन का कोई बदलाव देख ही नहीं पाए, बस केवल इतना बदलाव देख पाए कि प्री के बाद कोर्ट जाना होता है, फिर मेंस के बाद कोर्ट जाना होता है, फिर इंटरव्यू पास कर लो, फिर कोर्ट जाना होता है और फिर लास्ट में रिजल्ट का इंतजार करना होता है। वो बस इतने बदलाव को देख पाए। अगर इसे ही आप बदलाव कहते हो तो ऐसा बदलाव इस अमृत काल में हमें नहीं चाहिए। शर्म आनी चाहिए नीति निर्माताओं को कि जिस युवा की आप बात कर रहे हो वो युवा धरने पर बैठा हुआ है और सिर्फ वो मांग कर रहा है जिसका वो हकदार है। क्या हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था इतनी लचर है कि 2019 के रिजल्ट को 2024 तक हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर युवाओं की बात करने का आप लोगों को कोई अधिकार नहीं है। आइए मोदी जी के भाषण के अगले अंश को सुनते हैं और उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। आज विश्व में युवाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खुले हैं, रोजगार के अनगिनत नए अवसर जो शायद आजादी के इतने सालों के बाद भी नहीं आए थे, वो आज उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। मोदी जी इसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं। विश्व में रोजगार के अवसर हैं, भारत में नहीं है। और भारत में जो अवसर मिल रहे हैं युवाओं को, वो इस बात के मिल रहे हैं कि लाठियां पैर में खानी पड़ेंगी या पीठ में। ये आपके अवसर हैं, विकल्प है, आप कहाँ लाठियां खाना चाहते हो। आप पिछवाड़े पे लाठी खा लो, पीठ में लाठी खा लो। ये अवसर दे रही है सरकार आपको। सरकार रोजगार की जब बात करती है तो बड़ी हंसी आती है। ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पे मुझे कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। क्या मोदी जी को गुजरात की इस घटना के बारे में नहीं मालूम कि सिर्फ 5 वैकेंसियों के लिए 50,000 लोग पहुंच गए थे और आप रोजगार की बात करते हो? झूठा डंका अगर बजाना है तो बेशक बजाते रहिए, पर हकीकत यह है धरातल पर कोई रोजगार नहीं है। मैं खंडन करता हूं आपकी इस दलील का कि आप कह रहे हो कि रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। एकदम सरासर झूठ है। धरातल पर आकर देखिए बेरोजगारी का स्तर क्या है। मैं आलोचना करता हूं आपके इस बयान की और आप तक शिकायत पहुंचाता हूं कि धरातल पर काम कीजिए। सिर्फ चुनावी भाषणों से या फिर हवाई बयानों से भारत में बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। आइए मोदी जी के अगले बयान का मूल्यांकन करते हैं। स्वर्णिम कालखंड है मेरे प्यारे देशवासियों, ये अवसर हमें जाने नहीं देना है, ये मौका हमें जाने नहीं देना चाहिए। मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं कि भारत में स्वर्णिम काल चल रहा है और सब भारतवासी भारत को विकसित बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और जिस मौके की आप बात कर रहे हैं, जिस अवसर की आप बात कर रहे हैं, वो हमको अवसर दीजिए। तो जब हम अवसर लेने आते हैं तो इस कानूनी प्रक्रिया में फंसकर हम रह जाते हैं। जैसे कि चुनाव के दौरान श्याम रंगीला जैसे लोग, बहादुर सिंह जैसे लोग सिर्फ आए थे कि हम चुनाव प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं, पर डरपोक राजनेताओं के चलते, डरपोक प्रशासन तंत्र के चलते उन लोगों को अवसर ही नहीं मिला चुनाव लड़ने का। और फिर आप बोलते हो कि हम अवसर दे रहे हैं। तो ये दो मुंह की बातें होती हैं। अगर आप सच में अवसर देना चाहते हो तो फिर आप एक अधिनियम, एक कानून बनाइए कि जिस प्रकार से अग्निवीर सिर्फ 4 साल के लिए होता है, ऐसे ही कोई भी नेता सिर्फ एक बार ही नेता बन सकता है और उसके परिवार से आगामी एक पीढ़ी तक कोई भी राजनीति में नहीं जाएगा। जो व्यक्ति नेता बनेगा उसकी आगामी एक पीढ़ी या तो फौज की सेवा करेगी या फिर सरकारी मास्टर बनकर सेवा करेगी। ला दीजिए ऐसा अधिनियम जिससे कि आम तबके के लोगों को राजनीति में जाने का मौका मिले। आप बोलते हैं कि 1 लाख लोगों को राजनीति में आने का मौका दिया जाएगा, लेकिन जब चुनाव का पर्चा नहीं भरने दे रहे हो तो ये बातें सिर्फ धोतली और खोखली बातें हैं। आप ला दीजिए अधिनियम कि जितने भी नेता हैं वर्तमान में भारत सरकार में, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, पार्षद हो, उनके लड़के केवल सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। किसी भी नेता को, उसके बच्चे को, परिवार में यदि किसी को कोई बीमारी होती है तो सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में इलाज होगा, भारत के अंदर ही इलाज होगा, भारत के बाहर इलाज नहीं करा सकते। किसी भी नेता को फालतू खर्चे के लिए पैसे नहीं दिए जाएंगे।
ला दीजिए ऐसा अधिनियम, पर आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपको अपनी राजनीति चमकानी है। अगर आप सच में अपनी कथनी और करनी ये करना चाहते हो तो जो आपने बातें बोली हैं उसके लिए आपको कठोर कदम उठाने होंगे। अगर महिला सशक्तिकरण की बात है तो निष्पक्ष होकर उस पर निर्णय लीजिए, फिर ये मत देखिए हमारी पार्टी का तुम्हारी पार्टी का है। अगर भ्रष्टाचार की बात है तो निष्पक्ष होकर उस पर कार्रवाई कीजिए, फिर ये मत देखो कि इसके आने से हमें फायदा होगा नुकसान होगा। फिर पूरी तरह से ऐसा लगेगा कि नहीं, चुन चुनकर सिर्फ वो काम किए जा रहे हैं जिसमें राजनीति को फायदा है और इससे आपकी छवि भी धूमिल हो रही है। अब तो पीठ पीछे लोग आपको झूठा बोलते हैं, आपको फेकू बोलते हैं, आपको जुमलेबाज बोलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को जब कोई ऐसा बोले दिल दुखता है। भारत के प्रधानमंत्री की गरिमा है, आपके आगे पीछे कोई नहीं है। आप सच्चे देशभक्त हो, आप भारत माता के सपूत हो। ऐसे कड़े निर्णय लेकर जाइए इस अंतिम टर्म में कि रूह कांप जाए भ्रष्टाचारियों की, आत्माएं हिल जाएं बलात्कारियों की। और जितने भी राजनेता जो राजनीति करने के लिए अपनी गुंडागर्दी दिखाने के लिए आ रहे हैं उनको ये समझ में आ जाए कि राजनीति सच में एक सेवा है। इसके लिए आपको ही कदम उठा सकते हो, केवल आप ही ऐसा कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।